रियासत को आगे चलाने के लिए, यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए, उसके लिए मुझे उम्मीद है कि वो भरपूर हमें मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, मुबारकबाद आपको मेरी तरफ से और इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीट लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज पार्टी दफ्तर श्रीनगर में लीडरान की मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी लीडरान ने आपसी इत्तेफाक से उमर अब्दुल्ला को पार्टी लीडर मुंतखब कर लिया है। इस मौके पर एक और अहम ऐलान किया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में 4 उम्मीदवारों के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हो गई है। इसी के साथ अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कुल 46 सीट हो गई है। इसके अलावा कांग्रेस की 6 और CPIM की 1 सीट भी शामिल है। इससे पार्टी और मजबूत हुई है। साथ ही जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सरकार भी बनने जा रही है। उमर साहब लेजिस्लेटिव पार्टी के चेयरमैन बन गए। अब देखिए, मुझे देवी कोनोफा एयरपोर्ट ले जाना है। मुशर्रफ और एक आवाज में कहा उमर अब्दुल्ला विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द। चलो सागर साहब, क्या डिसाइड हुआ मीटिंग में? जी कि उमर साहब चीफ मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अगली मीटिंग में वो चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। कब तक गवर्नमेंट बनने के बनेगी जी, आपको क्या फिक्र है? फिलहाल तो चीफ मिनिस्टर बन गया, गवर्नमेंट बन गया। CM के उमर साहब के बगैर कोई नहीं है, बस उमर 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 आपको हमने लीडर इलेक्ट किया, हमारे लिए इमोशनल मोमेंट था, सबके लिए ये बहुत ही प्राउड और इमोशनल मोमेंट था। इतने मैसिव मैंडेट के साथ उमर साहब को लीडर चुना गया। वी आर ऑल हैप्पी अबाउट इट। इट वाज यूनानिमस डिसीजन और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में, 1 या 2 दिनों में वो स्टेक क्लेम करेंगे अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की। और 4 इंडिपेंडेंस में ज्वाइन किया गया, तो हमारी टोटल स्ट्रेंथ JKNC की जो है वो 46 हो गई है और मोस्ट प्रॉबली फ्यू मोर आर ज्वाइनिंग। तो दिस इज अ coalition of almost 55 people. Inshallah, strong, stable government we are providing to people. इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी लीडर गुलाम हसन जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है गुलाम जी आपका। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से देख रहे हैं नई सरकार की तैयारियां जम्मू कश्मीर में जोरों शोरों पर है और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मजबूत सरकार के तौर पर अब माना जा रहा है। जिस तरह आपने भी देखा है कि 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद जीत दर्ज की है और अब 4 आजाद उम्मीदवार भी उसमें शामिल हो गए हैं, यानी कि बिना कांग्रेस के ही पार्टी के पास बहुमत हो गया है। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों ने मैंडेट उनको दिया है, तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं और मुझे लगता है कि वो अच्छे से काम करेंगे अपने लोगों के लिए, अपनी रियासत के लिए। और जो भी अभी तक मुश्किलात दरपेश है हमारे लोगों को, उनको वो प्रोवाइड करेंगे। और जो उससे सबसे बड़ी बात यही है कि सिक्योरिटी का जो मसला है उसको इंशाल्लाह रहमान मुझे पूरा यकीन है ये लोग उसके लिए काम करेंगे। और सिक्योर एंड सेफ गार्डिंग जो हमारे लोग हैं उनके लिए वो काम करेंगे, ताकि जो दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही थी इससे पहले, जब 14 में इनकी सरकार हुआ करती थी, तब भी उससे पहले जो हुआ करती थी इनकी सरकार, तो उन दिनों हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ करती थी बहुत। और मुझे यकीन है कि अभी हमारी जो सरकार बनने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो संजीदा रहेगी और स्पेशली पर्टिकुलर रहेगी इस बारे में कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत ना हो, कोई कैजुअलिटी ना हो। हम यकीन करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो सरकार रहेगी लोगों की बेहतरी के लिए रहेगी, हमारी रियासत की बेहतरी के लिए काम करेंगी। और जो हमारे एक्टिविस्ट्स हैं, जो सियासी एक्टिविस्ट्स हैं और जो उनका जान माल है, उनको तहफ़्फ़ुज़ करने में ये जो सरकार सक्षम रहेगी। बिल्कुल गुलाम जी, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने भी सुना होगा कि उमर अब्दुल्ला ने पार्टी की जीत के बाद भी ये दावे किए हैं कि 370 की बहाली के लिए वो लगातार अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और उसके लिए काम करेंगे। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ती हो तो सुप्रीम कोर्ट का भी वो रुख करेंगे। लेकिन ऐसे में बिना सेंटर से तालमेल बनाए बिना वो किस तरह से काम करेंगे? जो भी उन्होंने वादे किए हैं इंतखाब के दौरान, प्रचार के दौरान, अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, उन सबको पूरा करने की बात कर रहे हैं। जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी गुलाम जी। हाँ, देखिए जो 370 आर्टिकल एब्रोगेशन जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ताकि जो रियासत की स्थिति को
89 से आज तक, 89 से अब तक, मतलब 14 तक आपने देखा है कि यहाँ पे कितना कुछ हुआ है, कितनी कैजुअलिटीज हुई है। चाहे जो आउटसाइड कश्मीर के जो लोग थे वो यहाँ आते थे, काम करते थे, उनकी कैजुअलिटीज हुई है, और जो पंडित बरादरी की है उनकी भी एसोसिएशन हुई है, और जो कश्मीरी जो है मेन स्ट्रीम में जो काम करते थे, अब देखे चाहे वो एनसी के साथ हो, चाहे वो पीडीपी के साथ हो, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हो, तो उनको कितना सताया गया और उनको कितना मारा गया है। हम ये सब चीज रोकने के लिए और डेवलपमेंट के लिहाज से हमारी सरकार ने सोचा, हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसने सोचा कि कैसे कश्मीर को डेवलप किया जाए और स्थिति जो खराब है इसको कंट्रोल में कैसा लिया जाए। तो उसी चीज को लेके हमारी सरकार ने एक स्टेप लिया है, दैट इज एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल। और वो 370 आर्टिकल को लेके आप देखिए कि आज तक कोई पथराव भी नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर हुकूमत में इतने सारे लोग जो नाबीना हो गए, तो उन लोगों ने आईसाइट गंवा दी है। अब पीडीपी के दौर हुकूमत में देखिए आप, मतलब कितना कुछ हुआ वहां तब से, जब से इनकी सरकार हुआ करती थी। अब तब जब 19 से जब एब्रोगेशन हुआ तो आपने खुद देखा है कि कितना कुछ बदल चुका है। अब यही तो अब मैं चाहता हूं कि लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं आपके माध्यम से कि अब ये जो 370 आर्टिकल जिसको ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जो लोग रेस्टोरेशन के लिए कहते हैं, तो ये रेस्टोर नहीं होगा, जो ये बस ये। जी बिल्कुल, और इसी पर लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक पर्सन अब्दुल हामिद मलिक जुड़ गए हैं, वहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट अहमद अयाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हामिद साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार तैयारियां जोरों शोरों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान करते नजर आ रहे हैं, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अहम मीटिंग भी की है एनसी के कारकुनान के साथ, क्या कुछ अहम फैसले उसमें लिए गए हैं और कब तक शपथ समारोह की उम्मीद की जा सकती है? उमर अब्दुल्ला की। हाँ, आज मीटिंग जो हुई तो उसमें फैसला हो गया कि उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वो लीड करेंगे पूरी अलायंस को। तो अब कांग्रेस का वेट कर रहे हैं, शायद उनकी मीटिंग कल सवेरे हो जाएगी, तो उसके बाद जैसे ही सपोर्ट मिलेगा तो हम गवर्नर साहब से मिलकर डेट ले लेंगे। मुझे लगता है 2 दिनों में हो जाएगा सारा कुछ। तो बात ये है कि जो अभी बात हुई थी कि डेवलपमेंट के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल वादा बंद है। जो मैनिफेस्टो में हमने कहा है तो हम वो करके दिखाएंगे। और लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो मैंडेट इसलिए दिया है कि ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स हमारे लिए गए हैं उन पर आप लड़े, आप असेंबली में लड़े, आप पार्लियामेंट में लड़े, वो लड़ाई जिंदा रखें। तो उस पर भी हम वादा बंद है, क्योंकि लोगों ने एक ट्रस्ट किया हम पर इतना बड़ा मैंडेट देकर, इसीलिए दिया है कि ताकि 370, 35 से और स्टेटहुड की बात की जाए और उसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान दिया जाए। और मैं ये अब कहना चाहता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट की पटल पर हमारे प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ने कहा था स्टेटहुड के बारे में, अब टाइम आ गया उनको स्टेटहुड बहाल करना चाहिए, क्योंकि जो दिल की दूरी है उसमें नजदीकी आ जाए। और जो यहाँ जख्म दिए 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों को, उन पर एक मरहम किया जाए। तो ये जरूरी है, मुझे लगता है इसमें देरी नहीं करके उनको जल्द से जल्द ये बहाल करना चाहिए स्टेटहुड, ताकि यहाँ जो गवर्नमेंट है वो पावरफुल गवर्नमेंट हो जाए और वो लोगों के काम करें, प्रोग्रेस करें, डेवलपमेंट पर बात करें, पीस पर बात करें, तो प्रॉस्पेरिटी पर बात करें, तो ओवरऑल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों की हो, तो उसके लिए स्टेटहुड का होना जरूरी है। हाँ, ये भी सच है कि एक टफ टाइम रहेगा, तब तक एक टफ टाइम रहेगा जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगा। तो जो अलायंस की सरकार है, जो लीड कर रहे हैं उमर साहब के लिए ये काफी टफ टाइम रहेगा, क्योंकि वादे भी दिए हैं और वो लड़ाई भी जिंदा रखनी है जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमारे लिए हैं। और दूसरी बात, ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 है, जॉबलेस में नंबर 1 है। तो यहाँ जो सेक्रेटरीट मुंह बंद किया गया, या टोल प्लाजे लगा दिए गए, या एजुकेशन सिस्टम जो दरम बरम हुआ है, या हेल्थ सिस्टम दरम बरम हुआ है, जो यहाँ रोड खराब पड़े हैं, या बिजली का जो बोरान अभी है, और जो टैरिफ इन्होंने 10 गुना ज्यादा किया है, वो भी मसले हैं। काफी मसले क्यों 10 साल में काफी खड़े इन्होंने किए हैं। तो उन खड़ों को भरने के लिए तो ये पावर चाहिए। मगर आज अगर ये डेमोक्रेसी पर यकीन करने वाले लोग हैं, अगर ये आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग हैं बीजेपी, तो इनको स्टेटहुड जल्दी बहाल करना चाहिए ताकि दिल की दूरियां कम हो जाए।
बिल्कुल। आयाज जी का रुख कर लेते हैं। आयाज जी, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि अब 4 आजाद उम्मीदवारों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है, ऐसे में देखा जाए तो बिना कांग्रेस के ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बहुमत है। क्या इसका कोई नुकसान इत्तेहाद को होता हुआ नजर आएगा? नहीं, एक तो फायदा की बात है, इसमें नुकसान नहीं है, फायदे की बात है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा और रिलैक्स हो गया क्योंकि वो ज्यादा डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे। अलबत्ता ये है कि अभी देखना पड़ेगा कि आगे वो कंटिन्यू करेंगे कांग्रेस के साथ या नहीं करेंगे, वो देखने की बात है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है करना पड़ेगा। हालांकि उनकी चुनौतियां भी है काफी जब डिलीवरी की बात आती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का शायद सेंटर के साथ जो बीजेपी है इस वक्त गवर्नमेंट में, सेंटर में शायद कुछ टाइप भी हो सकता है डिलीवरी के लिहाज से, स्टेटहुड के लिहाज से। बाकी जो मैनिफेस्टो के मामला है उसमें 370 को छोड़ के शायद बाकी सारे अचीवेबल इश्यूज है। तो अब उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात होगी, कुछ डिस्कशन की बात होगी, आपस में सेटलमेंट की बात होगी। इन द सेंस की अगर स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैंडेट लोगों का है। तो मैंडेट को ऑनर करना, रेस्पेक्ट करना वो भी जरूरी है डेमोक्रेसी में। अब कुछ दिक्कतें शायद बीजेपी की तरफ से होंगी, जैसे अगर स्टेटहुड रेस्टोर करते हैं तो उसमें शायद ये बात आ जाएगी कि इसका क्या नाम है, इसका कल को जो प्रिजनर्स की बात है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है उनको रिलीज करने की बात, उसमें शायद कुछ इश्यूज रहेंगे बीजेपी के पास, या और कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं उनको सेपरेट ना किया जाए, अकोमोडेट ना किया जाए। या शायद ये एक और बात आ सकती है कि भाई जम्मू में अभी जम्मू की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं रहेगी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे लगता है कि ये सारे बातें शायद आ जाएंगे और तब तक शायद गवर्नमेंट यूज हो सकती है। गवर्नमेंट कहीं तो डिलीवरी के इश्यूज रहेंगे और कोई फायदा भी नहीं होगा अगर डिलीवरी ना हुई। इतना इलेक्शन करने का, किसी का नुमाइंदा होने का, गवर्नमेंट बनाने का, अल्टीमेटली यही तो मकसद है लोगों का। इसीलिए तो वोट डाले, इसीलिए तो नुमाइंदे बनाए कि कल को उनके मसाइल हल हों। और अगर बाई चांस गाड़ी रुकती है डिलीवरी पर तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए वहां से कोई रास्ता निकालने की बात है। और मैं भी देख रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और सेंटर में जो बीजेपी गवर्नमेंट है रास्ता निकल सकता है उनसे, ना सिवाय की कुछ इश्यूज को छोड़ के, जैसे 370 का शायद थोड़ा नामुमकिन ही होगा सेटलमेंट उनके साथ, तो उसको शायद दरकिनार ही किया जाएगा। और बाकी मामला तक तो हो सकता है जो मैं देख रहा हूँ। तो अलबत्ता अब ये देखने की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को साथ लेकर चलेगी या नहीं चलेगी, वो एक मुद्दा रहेगा। क्योंकि कांग्रेस की शायद दिक्कत आ सकती है बीजेपी को कि इसमें डिस्कशन की बात रहेगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग की बात रहेगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात रहेगी आपस में। क्योंकि आप स्टेट को चलाना है, बहुत सारे फैसले जा चुके हैं 2019 के बाद में। तो जो लोकल इश्यूज है अभी एक रहेंगे, इश्यूज रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे बहुत। तो लेकिन मेरा मानना है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस सेटल करने में गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कामयाब हो जाएगी। क्योंकि जब तक उनके साथ कोई टाइप नहीं होता, कोई सब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तब तक मुझे नहीं लगता कि गाड़ी आगे चलेगी, ये वहीं पर रुक सकती है डिलीवरी की बात से। क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट बनाने का मतलब ही है डिलीवरी हो। तो अब जब डिलीवरी नहीं होगी तो फिर ये सारा प्रोसेस मुझे लगता है कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो लेकिन मेरा मानना है कुछ मुझे रास्ता निकल जाएगा जो मैं देखता हूँ। जी बेशक। गुलाम जी, आपसे भी जानना चाहूंगी इस सीट के मसले को, सीट समीकरण को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास शामिल हो गई हैं, 4 आजाद उम्मीदवारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। हालांकि इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस से इत्तेहाद करने की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस के साथ अलायंस करने की जरूरत नहीं थी। कुछ बीजेपी लीडरान ने भी ये कहा है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मजबूती है कश्मीर में, वो अभी भी बनी हुई है और हम पहली बार पार्टी में चुनाव में उतरे और पूरी तरह से तैयारी से उतरे। लेकिन हमारा जो मकसद था वो कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से साफ करना था और उसमें बीजेपी कामयाब होती भी नजर आई। देखिए, ये जो नेशनल जो कुछ एमएलए जो लोगों ने जो काउंसिल ज्वाइन किया है, मुझे लगता है कि
ये एक खुशाइन बात है कि उनको भी पता चला कि इससे पहले क्या था। इससे पहले उनको ये शक था एनसीपी की शायद हमें मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, और जो मैंडेट मिला है उनको अच्छे से मैंडेट मिला है, और ये अच्छी बात है कि हो सकता है इससे स्टेबिलिटी आएगी गवर्नमेंट बनाने में और स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी। मुझे लगता है कि इनको इनको वेलकम करना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो ये MLA चले गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में। दूसरी बात ये कि जो अभी इनके सामने जो बहुत सारे ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं स्क्रूटनी के, कश्मीर के जो मसाइल को लेके, और मैं चाहता हूं कि वो चाहे वो ये सरकार हो दूसरी सरकार हो, मैं चाहता हूं कि लोगों के जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को काम करना पड़ेगा। इसके लिए इनको लोगों के पास पूछना पड़ेगा और लोगों को देखना पड़ेगा लोगों की स्थिति क्या है, और ये सब चीज जब ये देखेंगे तो मेरे ख्याल से तभी हम मानेंगे कि भाई इन लोगों की जो हुकूमत है वो सक्सेसफुल है, और वो सचमुच जो एक सोसाइटी की जो जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जो डिमांड्स तो वो तो पूरे हो रहे हैं। तो हम तभी इनको ये मानेंगे कि लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है अपने सारे लोगों के लिए, और इसी जिसके लिए हमारे लोगों ने इसको मैंडेट दिया है। जी बेशक। हामिद जी, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला आज विधायक दल के नेता चुने गए हैं और अयाज जी ने भी अपनी राय रखी है, गुलाम जी ने भी अपनी राय इस सीट के मसले पर रखी है, लेकिन सबसे अहम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से अब इस सपोर्ट को देख रही है जब 4 आजाद उम्मीदवार उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये बात नहीं है कि 4 आ गए तो मैंडेट पूरा हो गया, मगर अलायंस की बात है, क्योंकि अलायंस में हमने लड़ा है, तो अलायंस जो कांग्रेस के साथ हमने किया उनका वेट कर रहे हैं ताकि स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है, एक मैसेज भी अच्छी जाए, क्योंकि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, उनको साथ ले जाने की बात करते हैं, तो उनका साथ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें मुझे लगता है हर MLA को चाहिए जिसको भी लोगों ने मैंडेट दिया है वो लोगों के हित में काम करे, लोगों के प्रोग्रेस और पीस में, प्रॉस्पेरिटी में, डेवलपमेंट में काम करे, क्योंकि हर मैंडेट का वो वर्डिक्ट का रेस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तंजीम से आए। तो नेशनल सिर्फ हुकूमत बनाने जा रही है, NC सिर्फ हुकूमत में आ रही है, मगर जिस भी MLA को जम्मू कश्मीर में मैंडेट मिला है उनको लोगों के तय काम करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि अब दिल की दूरियों को कम करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर के लोगों में, जो थोड़ी बहुत दूरियां हुई है उनको कम करने के लिए काम करना पड़ेगा, और बनना पड़ेगा जो वर्डिक्ट लोगों ने दिया है, चाहे वो 370 हो, 35A हो या स्टेटहुड का मामला हो, वर्डिक्ट उस पर आया है। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर लोगों का होता है। तो लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनको चाहिए कि आइडिया ऑफ इंडिया को माने, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के तहत लोग जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ वोट दिया है तो उस चीज को माना जाए, उनकी जो एस्पिरेशन है उनको माना जाए, और स्टेटहुड, लैंड और जॉब गारंटी या 370 पर अब बात करनी चाहिए यहाँ के लीडरों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि लोगों ने वर्डिक्ट दिया, आपको उस वर्डिक्ट को मानने की जरूरत है। अगर आप लोगों की बात नहीं मानते हो तो वो तो हिटलर शाही हुई। अगर आप जो डेमोक्रेसी पर यकीन रखने वाले लोग हैं उन्होंने बता दिया आपको ये चीजें जरूरी चाहिए, तो आपको वो चीजें माननी चाहिए और लोगों के वर्डिक्ट का एहतराम करना चाहिए। ये बात सही है कि जिम्मेदारियां, जिस वर्डिक्ट से जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि लोगों ने ट्रस्ट किया है, एतमाद किया है हमारे लीडर्स पर, हमारे कोल फील्ड पर, हमारे मैनिफेस्टो पर, तो उसमें भी हमारा यही बता रहे हैं कि टफ टाइम रहेगा, मगर हम काम करने आए हैं, लोगों ने मैंडेट दिया है, लोगों ने कहा है कि आप लड़िए, तब तक लड़िए जब तक आपको वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स वापस नहीं मिलेंगी, और हम बिल्कुल वादाबंद है, लोग ने ट्रस्ट किया और लोग का ट्रस्ट हम बरकरार रखेंगे। उन चीजों पर बात होगी, जहां प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी प्रोटेस्ट करेंगे, जहां मशवरे की जरूरत पड़े मशवरा करेंगे, जहां मिलने की जरूरत पड़े वहां मिलेंगे, मगर लोगों के तय हम जो वादे किए हैं तो वो हम निभाएंगे इंशाल्लाह 5 सालों में। तो हमें जरूरत है लोगों के एतमाद की, वो उन्होंने दिया। अब हमारा काम करना इंपॉर्टेंट है, उमर साहब का काम करना इंपॉर्टेंट है। आपको खुद पता है कि उमर साहब ऐसे लीडर है जो बिल्कुल दिल के साफ है और दिल से बात करते हैं, जो बिल्कुल कभी भी स्पीक सेंस एवरी टाइम व्हेन ही स्पीक्स। तो ये जरूरी है कि लोगों ने एतमाद दिया और उस एतमाद पर हम खरे उतरेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस एतमाद पर खरे उतरने की।
जी बेशक। ऐसे लंबे वक्त के बाद जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। खुद महबूब मुफ्ती ने भी ये कहा है कि लोग स्थिर सरकार चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इत्तेहाद को समर्थन दिया है, इत्तेहाद को वोट पड़े हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से सबकी नजरें टिकी हुई हैं और जिस बात का इंतजार आवाम भी कर रही है कि इतने सारे जो मसले मसाइल हैं उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे काम करेगी, लोगों की उम्मीदों को किस तरह पूरा करती है, जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं उनको कब तक पूरा किया जाएगा, तो बेहद ही दिलचस्पी से जो इंतजार है सरकार बनने का वो पूरा हो रहा है। लेकिन ऐसे में अहम सवाल लगातार यही उठ रहा है कि किस तरह से पार्टी सभी मसलों को हल करेगी। अब मसला तो वही रुका है, जैसे मैं भी कह रहा था कि लोगों ने बड़े जोर जोर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, इसलिए नहीं किया कि उनको किसी पर्टिकुलर सियासी पार्टी के साथ कोई प्यार है, लगाव है। लेकिन 10 साल के दौरान जो मसाइल हो गए, तो इलेक्शन तो वैसे भी होते रहते थे, लेकिन उस इलेक्शन का और इस इलेक्शन में शायद मुझे कुछ फर्क लग रहा है। वो ये कि इस वक्त लोगों ने दिल से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया क्योंकि उनके अपने मसाइल हैं, उनके मुश्किलात है जो उन्होंने ये 10 साल के अंदर जो झेले, तो वो देखकर उन्होंने इलेक्शन में बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट किया और अपने नुमाइंदों को इलेक्ट किया। और यही तवक्कात रखते हैं कि जो उनके मसाइल है वो हल हो। अब सवाल ये है कि अभी तक जो सिचुएशन है, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कॉम्बिनेशन का ताल्लुक है, अलायंस का ताल्लुक है, कोलिशन का ताल्लुक है, तो इसमें हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बीजेपी की क़यादत जहां कर रही है, तो दिक्कतें आ सकती है। एक दिक्कत ये आ सकती है कि उनको शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई दिक्कत ना हो, शायद कांग्रेस से उनको दिक्कत हो, वो एक मसला हो सकता है। शायद वो बात आ जाए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे मिलकर फिर कल को गवर्नमेंट के पास जाते हैं कोई मसला लेकर, क्योंकि कोई भी इशू ये साफ है कि कोई भी इशू आज की सिचुएशन में एजेंडा में जो मैनिफेस्टो है उसमें हल नहीं होगा जब तक उसमें बीजेपी का टाइप ना हो, बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग ना हो या उनकी कंसेंट साथ में ना हो। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें, एक छोटा सा मसला है मैनिफेस्टो में 200 यूनिट्स को बिजली के फ्री करने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी गवर्नमेंट उस सिचुएशन में कि वो भी कर सके जब तक कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो। अपने तौर आज की डेट में नहीं कर पाएंगे। कल को अगर गवर्नमेंट बनती है, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है सेंटर के साथ, जो बीजेपी की हुकूमत है वहां पे उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग और कोई कॉन्फ्रेंस आपस में नहीं बनती है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तब तक कोई छोटा सा मसला भी हल करने के काबिल नहीं होंगे। तो इसीलिए अब लगता है कि कुछ शायद पॉसिबिलिटीज बन सकती है, जेट पॉसिबिलिटीज कुछ मसले हल करने के लिए, जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी रेस्टोर स्टेट हो जाएगा तब भी स्टेट को थोड़ा सा काम करने का मौका मिलेगा, मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, नहीं तो छोटी छोटी चीज के लिए उनको एलजी के पास करवाने के लिए जाना पड़ेगा, जो शायद नामुमकिन हो अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ना हो गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल की गवर्नमेंट के साथ। तो अब लगता है पॉसिबिलिटीज तो शायद बन रही है। एक ये कि जो 4-5 लोग जो इंडिपेंडेंस ज्वाइन कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, शायद उससे डिपेंडेंस भी कम हो सकती है। और ये भी मुमकिन है कि वो अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि साथ चलना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये इनकी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात है, हम साथ चलेंगे। लेकिन साथ उनको इसलिए नहीं चलना कि उनको सिर्फ कुर्सी पर बैठना, उनको डिलीवर भी करना है। और वो डिलीवर तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक सेंटर का सपोर्ट ना हो, जब सेंटर का साथ ना हो। उनको मालूम होना चाहिए कि अभी वो यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, यूटी में गवर्नमेंट चला रहे हैं, और ये जो गवर्नमेंट अभी बनी है उनको खुद पता नहीं होगा अभी शायद कि उनके हाथ में क्या है, क्या नहीं कर सकते, क्या कैसे करना, क्योंकि उनका तजुर्बा जो है वो स्टेट को चलाने का, जब स्टेट प्रॉपर पावर्स में। अब चूंकि स्टेट नहीं रही, यूटी है, एलजी के पास पावर्स है, अब उनको शायद खुद भी मालूम नहीं कि हम लोग कहाँ क्या करना, क्या कर सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी जरूरी बात जो है वो स्टेट को रेस्टोर करने की बात है, तब ही इनके साथ इनके पास कुछ पावर आ सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती है तो सेंटर के पास जाती है, पहली बात रहेगी रेस्टोर करने की स्थिति, क्या वो आसानी से होगी वो देखने की बात है। लेकिन अब रास्ता मुझे ये लग रहा है कि जो 5 लोग और 4-5 मेंबर जो ज्वाइन कर गए, जो सपोर्ट दे दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हो सकता है एक बात यह आएगी, अंडरस्टैंडिंग में क्या रहेगा, क्या डिस्कशन रहेगा, लेकिन कुछ बातें जरूर आएंगी, कुछ बीजेपी के इशू जरूर होंगे। उसमें शायद ये भी दिक्कत आ जाएगी कि वो कांग्रेस के साथ काम करने में उनको दिक्कत आ सकती है, ये भी हो सकता है। उसके अलावा और इशूज आ सकते हैं।
जैसे मैंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ये जम्मू की है उसकी भी बात आ सकती है। हालांकि उसको भी सफल किया जा सकता है क्योंकि सेंटर में बीजेपी खुद है तो उनके साथ बात की जा सकती है, वो भी हो सकता है। या 4-5 मेंबर्स नए जो आए हैं, नॉमिनेटेड जो आए हैं मेंबर्स जम्मू से, हो सकता है उनसे कोई बातचीत हो, उनको लिया जाए अगर कोई प्रोविजन उसको अलाउ करता है। या जैसे मैंने कहा 317 को छोड़ के मुझे लगता है कि बाकी सारा डिस्कशन के काबिल है, अचीवेबल है। अब इश्यूज रहेंगे, कुछ सेफ गार्ड ले लेगा बीजेपी भी, अपनी बात रखेगा, सेफ गार्ड ले लेगा। तो अगर वो अकोमोडेट हो जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान तो ये चल जाएगा। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि एटीट्यूड और अप्रोच किस पर कैसे रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो कल को बनती है उनका अप्रोच कैसे रहेगा ये इश्यूज टेकअप करने में, और बीजेपी का क्या रिएक्शन रहेगा। आई मीन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ डू दे डू। और लेकिन एक चीज तय है कि जो स्टैंड कल तक था इलेक्शन से पहले वोटिंग के दरमियान 370 को लेना है, उसको करना है, वो ऐसे करना है, मुझे नहीं लगता कि वो स्टैंड को शायद स्टिक करना पड़ेगा जो मैं देख रहा हूँ, तो तब ही शायद कोई बात आगे बढ़ सकती है। उस टाइम उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा, अपने आप को रिलैक्स करना पड़ेगा, एक कंफर्टेबल माहौल में, एक कॉर्डियल माहौल में बात करने की जरूरत है। तो तब भी शायद कोई बात हो सकती है जिसमें एक दूसरे के इश्यूज को अकोमोडेट किया जाए। अगर हम अपनी जिद पर रहे, बाकी भी अपनी जिद पर रहे, तो शायद बात आगे नहीं बढ़ेगी, मामला बिगड़ सकता है। और फिर ये सारा जो प्रोसेस हो गया इलेक्शन करने का, करवाने का, मुझे लगता है कि सारा कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसमें एक दूसरे को टॉलरेट करने की बात है, अकोमोडेट करने की बात है, तब शायद आगे मसला हल हो सकता है। जी बेशक। गौलाम जी, बहुमत हासिल होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जब उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से खिताब किया तो उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी के खिलाफ कश्मीर में वोट पड़े हैं और 370 पर जो लोगों की नाराजगी थी लोगों ने वो जाहिर की है। जो ओवर मिलिटेंसी है, जो पुलिस का दबाव है, सेंट्रल का दबाव जम्मू कश्मीर बना हुआ है, उसको लेकर लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किए हैं। इसको किस तरह पार्टी देखती है? लोगों ने वोट दिया होगा तो सबके सारे वोट्स हमें नहीं मिलते। जो काम हमने किया है चाहे कश्मीर में या जम्मू में, तो उसको लेके ही आप देखिए कि लोगों ने वोट भी दिया है। अगर वैसा होता तो हमारे पास इतने सारे सीटें नहीं होती। दूसरी बात ये कि आप देखिए जो एरियाज जो है, आप देखिए वहाँ कितने वोट्स मिले हैं। यहाँ पर परसेंटेज हमें बहुत ज्यादा मिली है जी। अब जो ये हमारी जो सरकार बनने जा रही है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार बनने जा रही है, उसके लिए हमारी सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो मुझे लगता है कि अच्छे से वो कोऑपरेट करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि यहाँ पे कोई मसला ना हो, और अच्छे से साथ देगी वो उमर साहब को, क्योंकि हमारी नीति यही है कि सबका साथ सबका विकास, और उसी नारे को लेके हमने वोट मांगा है लोगों से, और लोगों ने आज एनसी को वोट मैंडेट दिया है, ठीक है, लेकिन हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ की जो लोगों का जो मैंडेट रहा है उसके साथ उनकी इज्जत रहे, और जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट तक जो हो रही है वो इससे भी ज्यादा डेवलपमेंट हो, ये हम चाहते हैं और हमारी सरकार भी चाहती है। और इंशाल्लाह रहमान, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट करके उमर साहब को मुबारकबाद दी है, और वो सीरियस है, बहुत सीरियस कंसर्न है जम्मू कश्मीर के बारे में। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी वो अच्छी होगी, और हर एक तबके के साथ उसका अच्छा रवैया होगा, चाहे वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, चाहे वो एरिया के लिहाज से, चाहे वो रिलीजन के लिहाज से, या फिर किसी सियासी लिहाज से कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई होगी। और हम ये उम्मीद करते हैं बाकी जो सरकार ने जो कहा है, सरकार की जो है उनका वो सपोर्ट रहेगा, सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का सरकार पूरा सपोर्ट रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से काम करें। हम दुआ करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी जो मसाइल है, कश्मीर के लोगों के जो गरीब आवाम है, इनके मसाइल, हम दुआ करते हैं कि उनके मसाइल जल्द से जल्द हल हो। और दूसरी बात ये कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि 70 आर्टिकल जो है वो उसके बारे में लोगों को बनाना वो तो ठीक बात नहीं है। हाँ, स्टेट फूड के बारे में ये बात कर सकते हैं सेंटर के साथ, या बाकी इश्यूज है कश्मीर के जो इश्यूज है
जो कोर इश्यूज है हमारे, उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। लेकिन जो ये 370 आर्टिकल जिसके नाम पे वोट लिया गया है, मुझे लगता है कि वो लोगों को ये सब बेवकूफ बनाना ठीक नहीं रहता। बाकी जितने भी इश्यूज हैं वो आराम से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल। अयाज जी, आपने भी देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने अपने हर बयानात में ये बात कही है। साथ ही जो एनसी के लीडरान हैं, एमएलए हैं, उनकी तरफ से भी इस बात को हाईलाइट किया गया है कि कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है। क्या वाकई ये जो कश्मीर का वोटर्स है, जो कश्मीर में जो माहौल है, सियासी माहौल है, वो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी से नाराजगी है लोगों में? बीजेपी के साथ कोई ऐसा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी का जाति होता नहीं, ये सारा परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजाय कांग्रेस सॉरी ये बीजेपी ही कोई सही काम कर लेता तो शायद उन्हीं को वेलकम कर लेते, उन्हीं को वोट डालते जी। ऐसा नहीं कि कोई जाति मामला है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड है सारा। क्योंकि बीजेपी का काम नहीं लगा कि सही तौर हुआ, उनसे लोगों को दिक्कतें आई। जैसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराते थे कि भाई ये सारा उन्होंने किया, या पीडीपी को जिम्मेदार ठहराते थे कि जो मुश्किलात इस वक्त लोगों के हैं उसके लिए यही जो रिवायती पोलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर में वही जिम्मेदार है इन सारे मामला को। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बीजेपी का कारकर्दगी देखा तो शायद उनको इस टाइम यही लगा कि बेहतर ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट दे दे। तो इससे मतलब है, देखिए कुछ लोग होते हैं जो कार्डर बेस्ड होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो तो किसी भी सिचुएशन में अपनी पार्टी के साथ चलेंगे। लेकिन जहां तक जनरल लोगों का ताल्लुक, जनरल लोगों का इससे मतलब नहीं है आप नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आप पीडीपी हो, आप कांग्रेस हो, आप बीजेपी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे उनको फर्क यही पड़ता है कि आप कितना डिलीवर कर पा रहे हो, आप उनका कितना भला कर सकते हो, कितना वेलफेयर कर सकते हो। क्योंकि बीजेपी उसमें लोगों के सामने फेल नहीं हो रहा। जहां तक 370 को एब्रोगेट करने की बात है, फिर उसके साथ जो हालात पैदा हो गए, जिस तरीके से उसको एब्रोगेट किया गया, लोगों को परेशानियां हुई। उसके बाद जो बाकी मामले हुए कि लोगों को घुटन सी महसूस हो रही है, बात करना भी मुश्किल लग रहा है लोगों को, एक्सप्रेस करना मुश्किल लग रहा है लोगों को। ऐसे के तहत जर्नलिस्ट भी बंद पड़े या वकीलों को भी बंद किया गया है। अब एक माहौल ऐसा लगा कि भी जैसे डिसएम्पावर हो गए जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर कश्मीर में। तो वही एक वजह लगा कि जब पार्लियामेंट में इलेक्शन हो गए तो शायद बीजेपी एक आध सीट पर इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं रहा। उन्होंने समझ लिया, उन्होंने बांट लिया ग्राउंड सिचुएशन कि हमारा कश्मीर से मिलने वाला कुछ नहीं है, इसलिए शायद नहीं लड़ा। अब ये कोई कहेगा कि भाई मेरी इस वक्त क्यों लड़ाई 18-19 सीट, ये उसी का नतीजा कि उनको क्रिटिसिज्म बहुत फेस करना पड़ा कि भाई आप नेशनल पार्टी हो, आप क्लेम करते हो कि आपने बहुत सारा अच्छा किया यहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपने 370 को एब्रोगेट किया, तो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो कि लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। तो आपने फिर लड़ा क्यों नहीं इलेक्शन, आप इलेक्शन में क्यों नहीं उतरे फिर पार्लियामेंट में? तो उसी चीज को लेकर उन्होंने 18-19 सीट पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में लड़ा। मुझे लगता है कि नहीं तो वो भी नहीं लड़ते, क्योंकि उनको मालूम है कि कश्मीर में उनको मिलने वाला कुछ नहीं। लोग नाराज है उनसे, उनके काम काज से नाराज है, उनके रवैया से नाराज है, उनकी कारकर्दगी से नाराज है। तो नहीं तो कोई जाति नहीं है, कोई बीजेपी के साथ कोई ऐसा जाति मामला नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है, या पीडीपी के साथ या कांग्रेस के साथ, ये सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड। तो चूंकि उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं लगी तो इसलिए उनको नकार दिया कश्मीर ने। तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगा कि शायद उनसे बेहतर अब यही है, इसलिए उनको वोट दे दिया। ये तो सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड है, लोगों को लगता है कि कहाँ कौन सा ठीक करेगा। बाकी इसमें पार्टी का जाति कोई इसमें मामला है नहीं जो मैं देख रहा हूँ। इसीलिए शायद बीजेपी को इस वक्त वोट नहीं मिले कश्मीर से और वो गवर्नमेंट नहीं बना सके। नहीं तो उनके दावे बहुत थे कि हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, और वो जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट की बात करके पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बाकी रियासतों में ये नारा दे रहे थे कि हमने कश्मीर में इतना कुछ करा। अगर कुछ सचमुच लोग महसूस करते कुछ हुआ तो फिर शायद इस वक्त कुछ न कुछ नंबर्स कश्मीर में भी उनके जीतते। हमने देखा कि एक आध नंबर भी नहीं जीता कश्मीर से। तो व्हाट डज इट मीन? ग्राउंड तो यही बता रहा है ना, हम एनालिसिस क्या करेंगे, हम डिस्कस क्या करेंगे, डिबेट क्या करेंगे,
हम अपने लेवल से क्या कहेंगे, लेकिन देखना है कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों ने रिप्लाई कर दिया, जवाब कर दिया, उन्होंने दे दिया जवाब कि भाई हम क्या कहते हैं, हमारा मकसद क्या है, हम किसके साथ हैं, हम क्या कहते हैं, वो तो सारा बता दिया उन्होंने अपने वोट के जरिए। तो मुझे लगता है दैट इज एनफ टू अंडरस्टैंड। वो तो काफी है समझने के लिए, जो इलेक्शन में रिजल्ट्स आ गए वो तो काफी है समझने के लिए। अब ये देखना है कि आगे अगर उन्होंने लोगों ने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दे दिया, उन्होंने कांग्रेस के साथ हुकूमत मिलाई, अब देखने की बात यह है ये डिलीवर कैसे कर पाएंगे, कैसे किस बेहतरीन ढंग से ये एडजस्टमेंट करके लोगों के जो मामला हैं उनको डिलीवर कर पाएंगे। उसके लिए बहुत हिकमत अमली की जरूरत है। उनके मानते हैं हम कि बहुत चैलेंज है उनके लिए, कोई आसान बात नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो किस होशियारी से, किस हिकमत अमली के साथ इस मामले से बाहर आएंगे। नहीं तो इससे बाहर आना इतना आसान नहीं है। मान ले कल को बीजेपी ने यही स्टैंड ले लिया पार्लियामेंट में, बेशक होम मिनिस्टर ने कमिटमेंट करी है कि हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे और स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए आगे चलने के लिए पहला स्टेप होगा। और अगर इसी स्टेप पर अकड़ गया मामला तो फिर आगे चल ही नहीं सकेगा। मान लीजिए अगर होम मिनिस्टर का अभी डिस्कशन होम मिनिस्टर के पास है, क्योंकि उन्होंने एक राइडर रखा है उसमें कि भाई कमिटमेंट तो है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम में मैं करूंगा रेस्टोर, और मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट टाइम तो उसी को डिसाइड करना, क्योंकि अप्रोप्रिएट टाइम के लिए डिसीजन अथॉरिटी वही है। वो कहेगा मेरे लिए अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है तो फिर कभी भी चेंज। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, अपनी शिफ्ट से शिफ्ट होने की बात है, जो स्टैंड से शिफ्ट होने की बात है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के लिए भी जरूरी है और बीजेपी की लीडरशिप की भी जरूरी है टू अंडरस्टैंड द कंसर्न्स ऑफ द पीपल, टू सी दैट द स्टेट रन्स प्रॉपरली, टू सी दैट द पीपल ऑफ द स्टेट आर टेकन केयर ऑफ। तो उसके लिए इन दोनों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत बहुत हिकमत अमली से। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी का असली जाती मामला नहीं है लोगों के पास, लोगों को वेलफेयर का मामला, लोगों की सहूलियत का मामला है, उनके मसाइल हल करने का मामला है। तो वही मुझे लगता है वही आगे चलना चाहिए। अभी हम कहेंगे कि जो हुकूमत लोगों ने बनाई इस टाइम जो बनाई, अगर वो डिलीवर कर पाए तो हम कहेंगे कि नहीं, जो एग्जाम हुआ वो सही था। जी बेशक, ठीक है। आज जी गुलाम जी आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल बढ़ेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहादी पार्टियों की सरकार बनने से पहले ही तनाजा शुरू हो गया है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के जश्न के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग पीडीपी कारकुनों और उनके घरों पर हमले कर रहे हैं। इसको लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने पुलिस इंतजामिया से अपील की है कि मामले पर फौरी तवज्जो दें और इस गुंडागर्दी को रोकें। और वहीं आपको बता दें कि पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान और वर्कर्स पर इल्जाम लगाया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एनसी के वर्कर्स ने गुंडागर्दी शुरू कर दी है और ऐसे में पीडीपी के वर्कर्स के घर पर उनकी तरफ से हमले किए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने इंतजामिया से भी फौरी तौर पर एक्शन लेने की अपील की है। बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह बड़ा इल्जाम लगाया गया है, जहां एक तरफ जश्न का माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखने को मिल रहा है, दूसरी ओर इस पर तनाजा भी शुरू हो गया है। इस दौरान इल्तिजा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान पर यह इल्जाम लगाती नजर आई है कि बिजबेहरा और कुलगाम में एनसी के कारकुनों की तरफ से गुंडागर्दी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि वो हारी जरूर हैं लेकिन मैदान में डटी रहेंगी और मैदान नहीं छोड़ेंगी। आपको बता दें कि पीडीपी और दीगर पार्टी कारकुनों पर उन्होंने हमले का इल्जाम लगाया है। इसके साथ साथ इंतजामिया से भी जल्द ही इस पर एक्शन लेने की इल्तिजा मुफ्ती ने अपील की है। वहीं
वहीं आपको बताते चले कि इस पूरे मसले को लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने पुलिस इंतजामिया से अपील की है कि मामले पर फौरी तवज्जो दें और इस गुंडागर्दी को रोकें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन और वर्कर्स की तरफ से की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से घरों में आग लगी हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स पर ये इल्जाम लगाए हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज अहम मीटिंग भी की गई है। कुलगाम में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इत्तेहादी पार्टी सीपीआईएम की जीत हुई, जबकि जमात इस्लामी के साबिक रुकन और आजाद उम्मीदवार सियार अहमद रैशी दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन अब जीत के जश्न में चूर सीपीआईएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिससे माहौल कशीदा हो गया है। पुलिस ने इसको लेकर कई जगह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। आने वाले वक्त में हम वो रोल अदा करेंगे जो जमहूरियत के लिए, रियासत के लिए और हमारे नौजवान नस्ल के लिए काबिल तकलीफ होगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए हम पाबंद हैं, अभी हम पर बैन है। बैन होने के बावजूद हम वहाँ भी आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे जो लड़ेंगे। हम नजर आएगा हमें अच्छे लोग हैं, अपनी बस्ती में इनका कोई अच्छा कैरेक्टर है या बस्ती के लिए कुछ कर सकते हैं, हम उनकी हिमायत करेंगे। और अपने गेस्ट की तरफ रुख करेंगे। गुलाम जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरह से तस्वीरें आपने देखी और आपने रिपोर्ट भी सुनी, ऐसे में अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कारकुनान है बीजेपी पर इस तरह के इल्जाम लगाते आए हैं, गुंडागर्दी के लेकर, दहशतगर्दी को लेकर उसको घेरते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है नई सरकार के बनने का लेकर, अभी तक सीएम पद की शपथ भी नहीं ली गई है और एक तरफ ही गुंडागर्दी शुरू कर दी गई है, जिस पर इल्तिजा मुफ्ती ने इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पीडीपी के वर्कर्स के घर जलाए जा रहे हैं और साथ ही जो हमले हैं वो भी ज्यादा तादाद में उनकी तरफ से किए गए हैं। साथ ही इल्तिजा मुफ्ती ने ये भी कहा है कि पहले से ही इसी तरह की गुंडागर्दी करते आए हैं और अब एक बार इत्तेहाद में आने के बाद ये फिर वही हरकत कर रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नीति रही है वो इसी पे रही है कि गुंडागर्दी या सब कुछ घोटालाबाजी या फिर फरेबी, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीति यही रही है। और दूसरी बात ये है कि अभी हुकूमत बनी ही नहीं और यहाँ पे देखिए एक आर्मी मैन को किडनैप किया गया है और बल्लगाम में देखिए आप ये क्या क्या हो रहा है। अब ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है, अभी हुकूमत बनी ही नहीं है। अब मैं अभी कह रहा था कि सिक्योरिटी के लिहाज से सीरियस रहना चाहिए एक हुकूमत को। अभी तो यही है, तो अब आगे क्या होगा ऊपर वाला ही जानता है। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो जमात इस्लामी का बंदा बोल रहा था अभी, वो यासिर क्या नाम है उनका, तो जैसे कि वो बोल रहा था कि कोई अच्छे लोग होंगे, तो वो तो खुद की तरफ देखें पहले, क्या वो अच्छे हैं? खुद इतनी सारी किलिंग्स की है उन लोगों ने, इतना सारा माहौल बिगाड़ा उन लोगों ने, और पहले वो पाकिस्तान के साथ थे, अब वो हिंदुस्तान के साथ थे, फिर कभी कश्मीरी को अपना बोल रहे हैं। मतलब उन पे कोई भरोसा नहीं है। और मुझे बहुत दुख है कि हमारी सरकार ने उनको इलेक्शन में उतरने दिया है। ये बहुत दुख की बात है। और दूसरी बात कि अगर वो खुदा ना खास्ता कभी आते अगर सीपीएम नहीं आती, मुझे लगता है कि खुदा ना खास्ता और भी कुछ हो जाता वहाँ पे। और तीसरी बात ये कि अभी हमारे साहब बोल रहे थे कि जो आर्टिकल 70 के बारे में या फिर कांग्रेस के बारे में ये है कि उन लोगों ने 40 इयर्स लगा दिए हैं कश्मीर में टेक ओवर करने के लिए, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि उनकी नीयत में भी खोट है। दूसरी बात ये 370 जो है, हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो पीडीपी या कांग्रेस है, उन लोगों ने एक शोषा फैलाया था कि हम 370 को ये करेंगे, 370 को रेस्टोर करेंगे। वैसा तो कुछ नहीं होगा, उसी की वजह से वोट भी मिले हैं। दूसरी बात ये कि जो आप ये कह रहे हैं कि अभी बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किए हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं किया है जम्मू कश्मीर में। मुझे ये बताया कि कांग्रेस ने इतने सारे साल दिए हैं यहाँ पे, इतनी सारी मेहनत की 40 साल में, और 40 सालों में वो कुछ नहीं कर पाए। उनकी हुकूमत कभी रही नहीं है, एक बार नहीं है, वो भी कोलिशन के साथ अपनी कंप्लीट ये बहुमत नहीं मिली उनको अपनी पार्टी कांग्रेस को। और दूसरी बात ये कि
अभी मुझे बताइए कि बीजेपी जो है, बीजेपी ने अपने दाम पे या पॉलिटिशियन में ही की है, लेकिन कब आई है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी 82 से आई है, 82 से आज तक। पहले तो उसकी थी पार्लियामेंट में, आप देखिए अब सरकार बना रही है, वो भी 9 सालों से। अब ये काम की वजह से हुआ है, तो काम बीजेपी ने किया है, आपको लोगों ने सराहा, उनको सराहा, तभी तो उनको वोट मिले हैं। अब हमारे यहाँ 2 बार हुकूमत बनी है, लास्ट टाइम हमारे 8 मेंबर्स थे असेंबली में, उसके बाद 25 आ गए, अब देखिए 29 है हमारे पास। और जो कश्मीर की तरफ, जो कश्मीर प्रोविंस जो है, वहां पे हमने बहुत सारे वोट्स लिए। अब पहले के मुकाबले से आज देखिए, जबकि कांग्रेस ने क्या लिया है, कांग्रेस ने जम्मू में एक सीट भी नहीं ली है, अगर कुछ लिया है तो यहीं से लिया है, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है और वो लोग यही दादागिरी और गुंडागर्दी पे मुनहसर है। और आप देख रहे हैं कि पहलगाम में क्या हो रहा है, बहरा में क्या हो रहा है। अब आप देखिए, मुझे लगता है कि ये आज की तस्वीर है और उसके बाद क्या होगा ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला रहम करे, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारे लोगों का जो है नसीब, जो हमारे लोगों की जो तकदीर है बिगड़ चुकी है, वो फिर से वो सवारे। बस यही दुआ है हमारा। जी बिल्कुल, ऐसी जिस तरह से तस्वीरें देख सकते हैं, वाकई चिंता जाहिर करने वाली है। इतनी भारी तादाद में जो आवाम है उसने मतदान किया है और पहले से ही जो दहशतगर्दी है वो चरम पर है। उसे रोकने की जो सेंट्रल है वो लगातार कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर बहुमत में आई है और नई सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, उन्हीं के वर्कर्स की तरफ से इस तरह की गुंडागर्दी सामने आई है, जिस पर इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी आवाज उठाई है। अगर ये एलिगेशन सही है जो मुफ्ती इल्तिजा ने जो बात करी है, जो वहां की गुंडागर्दी की वो बात बता रही है, तो ये सरासर गलत है। और वो भी इन हालात में, जब जो भी इलेक्टेड अभी है लोग, जो भी जिनके वोट पड़े और इलेक्शन जीत के आए, तो इसका मतलब है शायद वो अभी ग्राउंड सिचुएशन को और लोगों के मामला को रियलाइज नहीं कर पा रहे। ये शायद ये चीजें आपस में वर्कर्स का तकड़ा लड़ना, ये शायद पहले जम्मू कश्मीर की हालत जो वो है, वो जो इस वक्त जो है वो बदली हालात, ये वो हालात नहीं है कि जो पहले इलेक्शन हुआ करते थे, लोग आपस में लड़ते थे। इस वक्त लोग खुद हर एक पार्टी का मामला नहीं है, एवरी इंडिविजुअल, इंफरादी तौर और कलेक्टिवली मजमूई तौर यहाँ मुसीबतों से मुसीबतें झेल रहे हैं। और इसीलिए शायद जो आप पार्टिसिपेशन देखोगे, जो पार्टिसिपेशन इस वक्त लोगों की हुई, जो जोश हुआ, वो उसका वही एक वजह था कि भाई हम मुश्किलात में हैं, हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं हो, गवर्नमेंट अपनी हो, कोई सुनने वाला नहीं है हमें जी के गवर्नमेंट के तहत, गवर्नर के तहत, सेंट्रल रूल के तहत हमारी मुश्किलात का सामना। तो इसका मतलब है कि ये जो लोग जो अभी इलेक्ट हो रहे हैं, उनको अभी ये रियलाइजेशन नहीं है, जबकि हमारा ये मानना था कि ये जो इलेक्शन हुआ है, ये क्लियर एक मैसेज देगा पॉलिटिकल पार्टीज को भी, और जो भी इलेक्शन लड़ रहा है और जो जीत के आएगा, उसको जिम्मेदारी का एहसास होगा कि लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं और लोग किन हालात में इस वक्त वोट डालने के लिए आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं। तो एक मैसेज कम से कम आ जाएगा लोगों को कि हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वैसे भी जो भी इलेक्टेड होके आता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारियां कश्मीर के हवाले से, जम्मू के हवाले से बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुश्तरका मसाइल है लोगों के, स्टेट के मुश्तरका मसाइल है, उसमें आपस में लड़ने की बात नहीं है। वो तो पीएचडी की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बाकी सब लोग इकट्ठा चल के हम देखेंगे हमारे जो मसाइल है कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, वो इकट्ठे हम लड़ेंगे। जब इलेक्शन आ गया, कोई पार्टी आ गई, कोई इलेक्ट हो गया, तो वो दूसरे को दबाने की कोशिश करे, तो उसका मतलब है कि अगर ये सच है, तो अभी वो जहन में वो बात है, रियलाइजेशन अभी इन लोगों को नहीं आई है, जिनके ऊपर सारा निर्भर करता है कि आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, आगे लोगों को क्योंकि जो मसाइल है उनको हल करने की कोशिश वो कैसे करेंगे।
जो कंसंट्रेशन उनकी होनी चाहिए थी जरूरी, वो यही कि अब जो हमारे पास लोगों के मामला है, मसाइल है, जिम्मेदारियां हैं, उनको हम बखूबी निभाएं, न कि हम आपस में लड़वाएं, न कि हम आपस में जंग करवाएं। मुझे लगता है कि अभी भी इनको रियलाइज नहीं हुआ है और ये बहुत बदकिस्मती की बात है। अगर ये बात सामने जो आ रही है ये सच है तो बहुत बदकिस्मती की बात है और किसी भी शख्स को चाहिए कि ऐसे हालात को, ऐसे मामला को कंडम करें। जी बिल्कुल। गुलाम जी, बेहद अहम सवाल है, आपसे ही जानना चाहूंगी, जिस तरह से 29 सीटें लेकर बीजेपी अपोजिशन में मजबूत रह रही है और ऐसे में अब क्या कदम बीजेपी की तरफ से खुद को जमीनी स्तर पर और आवाम के बीच में मजबूत करने के लिए उठाए जाएंगे, और इस तरह की अगर जो खबरें सामने आती हैं इससे किस तरह मैनेज विपक्ष के तौर पर बीजेपी करने की तैयारी करेगी अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश जम्मू कश्मीर का की जाती है तो? जी गुलाम जी, आवाज मिल रही है आपको? जी इसे आप रिपीट कीजिए। जी गुलाम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बतौर मजबूत विपक्ष 29 सीटें लेकर आप जम्मू कश्मीर में है इस वक्त, ऐसे में अगर माहौल बिगाड़ने की जम्मू कश्मीर का फिर से कोशिश की जाती है तो क्या सख्त कदम बीजेपी की तरफ से